बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया तजर्बा शायद नहीं करेगी, और अगर तजर्बा करना भी होगा तो 10 मरतबा तजर्बा करने से पहले सोचेंगे। जो खातून ऑफिसर के चंद जुमलों ने बयानिया वाड़ के रख दिया है और पाकिस्तानियों के सीनों में जो दबी हुई चिंगारियाँ हैं उनको भड़काया है, उसके बाद कोई और तजर्बा करना बनता भी नहीं है। यानी जो अपना काम खुद से नहीं कर रहा, यानी अपना काम जो है उसके अलावा बाकियों के कामों में मुदाखलत करे, तो वो दूसरों को क्या नसीहत कर सकता है। जो खुद आइन और कानून को बूटों तले रोन डाले और ख़ुद को मोहतरम और बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझे, वो लोगों को कैसे नसीहत कर सकता है। लिहाजा पहले अपनी ड्यूटी करें और हालात को दुरुस्त होने तक लेक्चर से जो है वो गुरेज किया जाए। देखिए, फ़ौज की जो है सिक्योरिटी की ड्यूटी है। अब सिंपली अगर आईने पाकिस्तान कहता है तो क्या कहता है, फ़ौज जो है वो सरहदों पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी और दाखिली सिक्योरिटी के मामलात में हुकूमत की मावनत करेगी। इसके अलावा हुकूमत अगर इमरजेंसी में कहीं पे कोई अहकामात देती है तो फ़ौज उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। खुद से फ़ौज कुछ नहीं कर सकती, फ़ौजी की आदत कुछ नहीं कर सकती। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये एक मामला जो खातून ऑफिसर ने कहा, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन गया। हर वो शख्स जिसके साथ जुल्म और जबर हुआ उसने निकाल कर बताया कि मेरे साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, तोड़ी गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें गिराई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, खवातीन को अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, सड़कों पर उन्हें मारा और घसीटा गया पब्लिक इंटरेस्ट में, बच्चों को गिरफ्तार और अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, MNAs को घसीटा गया, उन्हें अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, अगवा बराए बयान करवाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया पब्लिक इंटरेस्ट में। ये बेशुमार ऐसी लोगों ने सैकड़ों चीजें मैंने पढ़ी सोशल मीडिया पे, जो लोगों ने निकाल कर बताई। अरकान असेंबली ने बताया कि हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट था? हमें जो कहा जाता था फलानी पार्टी ज्वाइन कर लो और फलानी पार्टी को छोड़ दो, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या इद्दत वाला केस पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया? क्या इमरान खान साहब पे 300 मुकदमात पब्लिक इंटरेस्ट में करवाए गए? तो ये सारा कुछ पब्लिक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा, लोगों ने जो बयानिया वाड़ के रख दिया वो एहतसाब का है। खातून ने कहा कि फौज में एहतसाब है। 4 मरतबा पाकिस्तान की फौज ने मार्शल लॉ लगाया, जर्नैलों ने आइन से गद्दारी की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। सियासत में मुदाखलत की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। अभी फैज़ हमीद को पकड़ा हुआ है इंटरनल मामलात में। अगर फैज़ हमीद को सजा देनी है तो सियासत में मुदाखलत पर सजा दो। अगर फैज़ हमीद को सजा देनी है तो सिविलियंस के काम के अंदर मुदाखलत पर सजा दो। असल में तो सजा ये होनी चाहिए और हर उस फौजी को मिलनी चाहिए जिसने सियासत में मुदाखलत की है, चाहे उसने कल की है चाहे वो आज कर रहा है। इन सबको निशान इबरत बनाना चाहिए और इन सबको सजा मिलनी चाहिए जिसने आईन से गद्दारी की है। तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में इस इदारे के अंदर एहतसाब का एक सिस्टम मौजूद है। और अगर इदारा चलाने के लिए कोई छोटा मोटा एहतसाब किया जाता है, वो तो हर इदारे के अंदर कोई ना कोई सिस्टम होता है, पुलिस में भी है, बाकी इदारों में भी है। लेकिन यहां पे क्योंकि मार्शल लॉ 4 मरतबा लगाया गया है, तो 4 में से 1 मरतबा भी एक भी डिक्टेटर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने सैकड़ों मजालिम याद दिला दिए और ये बयानियां और दावे जो है उड़ा के रख दिए। लिहाजा आइंदा मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई लॉन्चिंग करेगी कि किसी खातून को या किसी ऑफिसर को सामने लाया जाए और उसका स्टेटमेंट जज्बाती अंदाज में और बड़े ज़बरदस्त बोलने के अंदाज में जो है पब्लिक के सामने लाया जाए। नहीं, ये सौदा अब नहीं बिकना, बिक गया बड़ा सौदा बिकना नहीं जड़ा, बहुत सौदा बिक गया जो बिकना था। ये सौदा अब नहीं बिकना। अब आपको सियासत के अंदर से अपना किरदार ख़त्म करना पड़ेगा। अब आपको सियासतदानों के ऊपर मामला छोड़ने पड़ेंगे। जो ब्लडी सिविलियंस हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें मौका देना पड़ेगा कि वो मुल्क को चलाएं, क्योंकि कीड़े मकोड़े अब ये समझ गए हैं कि उनकी औकात क्या है। नाज़रीन, दूसरी एक और खबर है, ये बड़ी खबर और बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है। कुछ खबरें इसके तनाजुर में अभी मार्केट में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल चीज़ें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि शायद वो इमरान खान को छोड़ दे। ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं। ये होता कब है? 2 किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला चल रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए। कामरान शाहिद साहब ने खबर दी कि जनाब नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, वो अडियाला जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी ही बातें की, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो है वो एक नून लीग से मुंसलिक एक सोशल मीडिया चैनल है, उसने भी इस तरह की खबरें दी थी। खबरें क्यों दी गई? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर अडियाला जेल जाना है तो वहां जाके उन्होंने बेइज्जती करवानी है ना भाई। एक आदमी को आपने जाली मुकदमात में जेल में डाला हुआ है और अब जाली हुकूमत बनाकर मुसल्लत हो गए हैं और अब जाके उस आदमी से आप क्या बात करेंगे?
क्या आप उस आदमी से ये बात करेंगे चलो कोई बात नहीं हमारी हुकूमत चलने दो, या आप उस आदमी से जाके ये बात करके जनाब हुकूमत हम खत्म कर देते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, आइए मिलकर कुछ कर लें। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब को, जिन्हें वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, उनके साथ बैठ के भी फौज को सियासत से बाहर निकालने का मौका मिले तो इमरान खान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो अडियाला जेल चले जाएंगे इमरान खान को मिलने के लिए, ऐसा लगता नहीं है। अगर चले जाए तो बड़ी हैरत की बात है, लेकिन वो जब जाएंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाएंगे, उनकी मर्जी के बगैर वो जा नहीं सकते। नंबर 2, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं ज़हन में रखना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को अगर वाकई इदराक हो गया है कि उनसे गलती हो गई और इमरान खान के साथ बैठकर बात करना है, तो फिर गुडविल जेस्चर के तौर पे नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहबा को रिहाई दिलवाएं जाली मुकदमात से, उनसे माजरत करें और उनकी सीट उन्हें वापस कर दें। ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता आगाज हो जाएगा कि कम से कम मियां साहब ने अपनी जाली नशिस्त छोड़ दी जो जाली फॉर्म 47 पे उन्होंने ली हुई है, और वो यास्मीन राशिद साहिबा से माजरत करके उन्हें बाहर ले आए। तो यहां से एक ग्राउंड बन जाएगी कि मियां साहब को अब समझ आ गई है, और ऐसा इमरान खान साहब को भी महसूस होगा कि मियां साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकलकर को मुज़ाकरात वाकई करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का पत्ता काटना चाहते हैं। लेकिन मियां साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए मियां साहब ने अपनी बेटी को जबरदस्ती बगैर मैंडेट के वजीर आला पंजाब बनवाया, अपने भाई को जबरदस्ती 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, ना सिर्फ वजीर आजम बनाया बल्कि 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी। एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन जो है वो सोशल मीडिया में चल रही थी कि 17 सीटें जमा पब्लिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/3 अक्सरियत, कि जब 17 सीटों के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जमा हो जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन दोनों के जमा होने से बनती है 2/3 अक्सरियत जो शहबाज शरीफ साहब को अभी तक दिलवा दी गई है। देखिए ये किया कब जाता है? एक तो कहा जा रहा है जी बैकडोर भी चीजें चल रही हैं, वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इधर उधर। एक असद कैसर साहब की मुलाकात हुई और इस पे एक ट्वीट है वो शाहिद असलम साहब का, उन्होंने कुछ इशारे दिए कि सऊदी सफीर की पीटीआई समेत अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, और अब एस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ी भड़कती हुई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि इमरान खान से मिलने नवाज शरीफ अडियाला जेल जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसी किसी भी पेशरफ्त में अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब का कलीदी किरदार हो सकता है। देखिए ये खबरें कब आती है बहुत तेजी से, याद रहे इमरान खान ने कभी भी अवामी दबाव के बगैर या अवामी प्रेशर के बगैर जेल से बाहर नहीं आना। मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से खाइफ है और वो कभी भी इमरान खान का सामना नहीं कर सकती। जब भी कोई तहरीक चलने की बात होती है तो फौरी तौर पे इस किस्म के शोषण। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। रावलाकोट में सिचुएशन जूं की तूं है, लेकिन सुबह के वक्त दोबारा गोली चली है। फजर की नमाज के बाद जब कुछ नौजवान मस्जिद से निकल रहे थे तो वहाँ पे रेंजर्स की गाड़ियाँ आ गई और वहाँ फायरिंग की गई, और फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जो है, इसका नाम बताया जा रहा है सुभान आरिफ, वो शहीद हो गया। और उसके अलावा दानिश इरशाद साहब हैं वहाँ पे एक सहाफ़ी, उनके बकौल ये फोर्सेस ने पेशकदमी की है और मुजाहिरीन ने उसको नाकाम बनाया है। और जो एक नौजवान वहाँ पे ज़ख्मी हुआ, उसने क्या बताया पहले वो सुन लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आप समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोली चली है और रेंजर्स की 2 गाड़ियाँ आई थी जिनके ऊपर बंदूकें फिट थी। अब ये क्या हो रहा है, यानी मेरी समझ से बाहर है, यानी मुझे इतना लंबा सहाफ़ती करियर हो गया। ये नाज़रीन आप सुन रहे थे एक नौजवान को जो ज़ख्मी हुआ सुबह फायरिंग की वजह से, और वो ये बता रहा है कि उसके साथ कुछ नौजवान शहीद हो गए हैं। उनमें एक का नाम तो कंफर्म हो गया, सुभान आरिफ। अब जो मकामी सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सुबह फोर्सेस ने पेशकदमी की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार क्रैकडाउन की कोशिश की जाती है, लोग उसे नाकाम बना देते हैं, और लोग बहुत बड़ी तादाद में शहर के आसपास चारों तरफ बैठे हुए हैं, और इन लोगों को अभी तक उमर नज़ीर कश्मीरी ने इजाज़त नहीं दी कि ये लोग दाखिल हों रावलाकोट में। यानी रावलाकोट में दाखिल होने के लिए उमर नज़ीर कश्मीरी, जिन्हें सबसे पहले गोलियां लगी हैं, उनके साथी शहीद भी हुए, और उन्होंने अभी तक शहर में दाखिल होने से बाहर से आने वाले लोगों को रोक रखा है, और लोग बाहर घेरा डालकर बैठे हुए हैं। कमिश्नर रावलाकोट सरदार वहीद के मुताबिक मुजाहिरीन को शहर से हरगिज गुजरने नहीं देंगे। यहाँ पे भी एक सिचुएशन है, यानी हुकूमत ने शहर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए से काफ़ी मजबूत ताकत इकट्ठी कर रखी है, और शहर के आसपास जो है वो आकर लोग इकट्ठे हो गए, जबकि शहर के अंदर भी अक्सर रैलियां निकलती हैं, मुजाहरे होते हैं, और लोग शहर के अंदर भी बाहर निकल रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। ये मिसकैलकुलेशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कश्मीर के अवाम के बारे में। इनको तारीख पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को गौर करना चाहिए। कश्मीरी इस तरीके से आपके काबू नहीं आएंगे, आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर का हल है, शायद उस हल से अब पाकिस्तान भी पीछे हटना चाहता है, ऐसा लगता है। क्योंकि
भारत तो इससे बहुत पहले भाग गया था। भारत ने तो कहा जी हमारा अटूट अंग है, हम अक़वाम मुत्तहिदा को मानते ही नहीं है। तो भारत ने 370 खत्म कर दिए और वो कवानीन तब्दील कर दिए। उन्होंने स्टेटस तब्दील किया और कंट्रोल कर लिया मकबूजा कश्मीर को। वो कहते हैं जी अब वो उनका मुल्क का हिस्सा है, वो कोई अलग टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब से लगातार जो टाउट्स हैं उनकी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा बना लिया जाए। तो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों को ये भी पसे पुश डालना चाहते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मुहाजिरीन की ये 12 नशिस्तें रखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं और कश्मीरियों को उनका हक देना चाहते हैं, लिहाजा मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए उनकी 12 सीटें रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ यही टाउट्स कहते हैं नहीं कश्मीर को अपना सूबा बना लें। भाई या तो आप ये बात कर सकते हैं या आप वो बात कर सकते हैं, आप दोनों बातें एक वक्त में नहीं कर सकते। इस तरह आप एक्सपोज हो रहे हैं। और कश्मीर को सूबा बनाने की बात जो पागल लोग कर रहे हैं वो नहीं जानते कि कश्मीरियों का इस्तिस्वाब राय उनका हक है और इसी के ऊपर पाकिस्तान ने 70 साल मुकदमा लड़ा है कि उनका ये हक है कि वो फैसला करें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। ये उनका हक है और ये उनका जमहूरी और आईनी हक है, ये उन्हें हक मिलना चाहिए। अब अगर आप ये जबरदस्ती करेंगे तो वो तो इंडिया भी कर रहा है, अगर पाकिस्तान भी वही करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। DGISPR ने अपने इंटरव्यू में 3 झूठ बोले थे, वो तीनों मैंने आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि गलत बयानी उन्होंने की है और वो भी साबित हो जाएगा थोड़े दिनों में दोबारा, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में करने की तैयारी हो रही है और ये झूठ दोबारा पकड़ा जाएगा। पहला जो इसके अंदर एक गलत बयानी थी वो ये थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का बिल्कुल सियासत से ताल्लुक है। मिलिट्री की आदत जो है वो दिन रात सियासत करती है। जनरल बाजवा से लेकर अब तक सियासत हो रही है, उससे पहले भी सियासत हो रही थी। फौज ने 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, फौज ने पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाई, फौज ने पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई, और मिलिट्री की आदत हमेशा से सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही। अपने छोटे फायदे के लिए, अपनी बोटी के लिए पाकिस्तान का बकरा इन्होंने बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िबा किया है। तो फौज का सियासत में किरदार है और अभी जो हुकूमत आई बैठी है इसको भी इक्तदार में फौज लेकर आई है। 17 सीटें जीतने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसको अब 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी गई है। और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर इसी तरह माहौल चलता रहा तो ये 100% अक्सरियत भी दिलवा देंगे। आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और ये फौज ने किया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे अगवा करवाए, बंदे जबरी तौर पे लापता करवाए, MNAs की फैमिलीज तक को हिरासा किया गया, उठाकर लोगों को अफ्ज़े बेजा में रखा गया और फिर एक आईनी तरमीम जबर के जरिए मंजूर करवाई गई। अब तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर लिया, वो कर सकते हैं। दूसरी गलत बयानी उन्होंने ये की कि मीडिया पे वो कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत बड़ा झूठ है। मीडिया के किसी भी शख्स से आप कुरान पे हलफ ले लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान की मीडिया को पैमरा कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान की मीडिया को मीडिया की कोई अपनी पॉलिसी ऐसे कंट्रोल नहीं करती जैसे पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, और वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा इसके बारे में फैसले भी करते हैं। तीसरा जो उन्होंने कहा कि ये जो किसी को भी उठाना, गायब कर देना, जबरी तौर पे लापता कर देना, हफ्ते बेजा में रखना, ये गैर कानूनी और गलत है और ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। यानी ये बात उन्होंने कही, ये भी एक गलत बात है और ये क्योंकि ये किया ही एजेंसियों की जानिब से जाता है। अब मैं तो किसी को उठा के इलीगली अबडक्शन में नहीं रख सकता, गायब नहीं कर सकता। ये या तो कच्चे के डाकू करते हैं तो या एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं। हत्ता कि जो अहमद नूरानी के भाइयों के साथ हुआ उसको उठा के कच्चे के डाकुओं के खाते में डाल दिया, अंदाजा करें आप। और अहमद नूरानी आलमी सतह के ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि उनके भाइयों को क्यों और कैसे अगवा किया गया था। तो नाज़रीन, ये 3 गलत बयानियां हैं जो DGISPR ने की और ये आने वाले दिन में साबित ऐसे होंगी कि पूरा मौजूदा निज़ाम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फिक्स करने पर लग गया है। इन्होंने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आखिरी हुकूमत है उसे भी खत्म कर दिया जाए। गंडापुर साहब को यह गलतफहमी है कि शायद ये निज़ाम उन्हें बर्दाश्त करेगा, या उनके दिमाग में ये बात डाली गई है कि बजट पास तुमने करवा दिया है, जो डिमांड थी पूरी कर दी है, तो उसके बाद तुम महफूज हो। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत उनके लिए हमेशा एक दर्द सर बनी रहेगी और उन्हें इस बात का खतरा रहेगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत रहती है तो ये जब मर्जी सप्लाई लाइन बंद कर सकते हैं, शाराएं बंद कर सकते हैं और एक बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। उस पर वो काम कर रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है हुकूमत गिराने के मामलात पर। और उसका जो सबसे पहला पड़ाव है या सबसे पहला जो बड़ा काम किया गया है वो मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से छीन ली गई हैं। पूरे पाकिस्तान में ही छीनी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें जीतने वालों को 30 मखसूस नशिस्तें, यानी इतनी सीटें उन्हें अवाम ने नहीं दी
जितनी सीटें उन्हें तोहफतन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के जरिए से उनकी झोली में डाल दी। यानी अवाम ने उनकी औकात समझी और उनको 23 सीटें दी हैं, और वो 23 सीटें भी जबरदस्ती ली हुई है। अवाम ने तो उनको 13 सीटें नहीं दी थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो जबरदस्ती करके उनको 23 किया गया। अब वो तोहफतन जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मजीद 30 सीटें दी गई हैं पीडीएम की जमातों को, फजलुर रहमान साहब को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, बाकी लोगों को मिलेंगी। बहरहाल ये सीटें उनके पास चली गई, तो अब उनकी तादाद हो गई है ज्यादा, और अब खैबर पख्तूनख्वा में एक मंडी लगने वाली है, और उसमें फजलुर रहमान साहब की पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये सब दावतें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को, और उनसे अब राब्ते तेज कर दिए गए हैं कि आप हमसे राब्ता कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हम अगली दफा आपको टिकट भी लेकर देंगे, आपको इलेक्शन भी जितवाएंगे। देखिए, हम भी तो इलेक्शन जीत कर आए, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन जीती हैं, और अगली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी गारंटी कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत नहीं बनने देंगे, लिहाजा आइए और हमारे साथ बैठिए, आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो महफूज रहेगा। और पीटीआई को तो वैसे ही खत्म करने वाले हैं, तो इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को राम किया जा रहा है कि आए जनाब। और अभी एक और भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को फारिग भी किया जाएगा दबाव बढ़ाने के लिए, और जिन्हें फारिग किया जाएगा उनकी जगह पे जिमनी इलेक्शन में अपने बंदे लाने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये गंडापुर साहब की कमजोरियां जो उनके सामने आ रही है, उन्हें लगता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को राम कर लेंगे, इमरान खान साहब को भी बाहर निकाल लेंगे और डील वील कर लेंगे, कोई मामला बन जाएगा, और हर दफा वो उसी तरह चले जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा। 2 मरतबा उन्हें अगवा किया गया, उन्होंने नहीं बताया कि कौन अगवा करके ले गया, कहां पे रखा, क्या डिमांड किया, वो बेचारे चुप करके बैठे रहते हैं। कभी कभी वो बढ़के मारते हैं, लेकिन वो भी उनके आगे आ जाती हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, कोई सियासतदानों की औकात ही कोई नहीं है, सियासतदानों को तो आगे लगाया हुआ है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि इनके बंदे तोड़ के यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील की जाए। देखते हैं वो कर सकते हैं या नहीं। एक और जो बड़ी खबर है वो नाजरीन, डीपीओ सवाबी किसको लगाया गया, इस पे एक ट्वीट किया है आमिर मुगल साहब ने। ये बंदा इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े इस बंदे ने, कारकुनान को अगवा किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज समेत पूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का झूठा मुकदमा भी इसने बनाया, और रेंजर्स के कत्ल का मुकदमा भी इसने बनाया, इकदाम कत्ल के मुकदमात भी इसने बनाए, अगवा, चोरी और डकैती और दीगर मुकदमात भी इसने बनाए, दहशत गर्दियों के मुकदमात भी इसने बनाए, बगावत के झूठे मुकदमात भी इसने दर्ज करवाए। और ये जो एसपी है खान ज़ेब मोहम्मद, इसे इस्लामाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया, और ये वही एसपी है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, आपको याद आ जाएगा जो सेनेटर मुश्ताक के साथ एक बड़ी यादगार तस्वीर थी ऐसे उंगली करने वाली, ये वही एसपी है जिसके अंदर रऊनत आपको नजर आ रही थी कि ये फलस्तीनियों के हक में भी किसी को निकलने नहीं देता था। जालिम और जाबिर के तौर पे इसको इस्लामाबाद में याद रखा गया। अब इसको सीधा ट्रांसफर करके डीपीओ स्वाबी तैनात कर दिया गया है ना कमाल, कि जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारा, उसी पॉलिटिकल पार्टी के वजीर आला ने उसको तोहफातन इनाम के तौर पे सवाबी जैसे इंपॉर्टेंट जिले का डीपीओ लगा दिया। है ना मजेदार, कमाल चीज है ना। अभी आप और एंजॉय करेंगे। ये जो स्वाबी है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए आखिरी जिला है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है एहतजाज की सूरत में, शाहराहें बंद करने की सूरत में, रुकावटें पैदा करने की सूरत फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जो है, इसका नाम बताया जा रहा है सुभान आरिफ, वो शहीद हो गया। और उसके अलावा दानिश इरशाद साहब हैं वहाँ पे एक सहाफ़ी, उनके बकौल ये फोर्सेस ने पेशकदमी की है और मुजाहिरीन ने उसको नाकाम बनाया है। और जो एक नौजवान वहाँ पे ज़ख्मी हुआ, उसने क्या बताया पहले वो सुन लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आप समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोली चली है और रेंजर्स की 2 गाड़ियाँ आई थी जिनके ऊपर बंदूकें फिट थी। अब ये क्या हो रहा है, यानी मेरी समझ से बाहर है, यानी मुझे इतना लंबा सहाफ़ती करियर हो गया। ये नाज़रीन आप सुन रहे थे एक नौजवान को जो ज़ख्मी हुआ सुबह फायरिंग की वजह से, और वो ये बता रहा है कि उसके साथ कुछ नौजवान शहीद हो गए हैं। उनमें एक का नाम तो कंफर्म हो गया, सुभान आरिफ। अब जो मकामी सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सुबह फोर्सेस ने पेशकदमी की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार क्रैकडाउन की कोशिश की जाती है, लोग उसे नाकाम बना देते हैं, और लोग बहुत बड़ी तादाद में शहर के आसपास चारों तरफ बैठे हुए हैं। और इन लोगों को अभी तक उमर नज़ीर कश्मीरी ने इजाज़त नहीं दी कि ये लोग दाखिल हो रावला कोर्ट में। यानी रावला कोर्ट में दाखिल होने के लिए उमर नज़ीर कश्मीरी, जिन्हें सबसे पहले गोलियां लगी हैं, उनके साथी शहीद भी हुए,
और उन्होंने अभी तक शहर में दाखिल होने से बाहर से आने वाले लोगों को रोक रखा है और लोग बाहर घेरा डालकर बैठे हुए हैं। कमिश्नर रावला कोट सरदार वहीद के मुताबिक मुजाहिरीन को शहर से हरगिज गुजरने नहीं देंगे। यहाँ पे भी एक सिचुएशन है, यानी हुकूमत ने शहर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए से काफ़ी मजबूत ताकत इकट्ठी कर रखी है और शहर के आसपास जो है वो आकर लोग इकट्ठे हो गए, जबकि शहर के अंदर भी अक्सर रैलियां निकलती हैं, मुजाहरे होते हैं और लोग शहर के अंदर भी बाहर निकल रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। ये मिसकैलकुलेशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कश्मीर के अवाम के बारे में। इनको तारीख पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को गौर करना चाहिए। कश्मीरी इस तरीके से आपके काबू नहीं आएंगे, आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर का हल है, शायद उस हल से अब पाकिस्तान भी पीछे हटना चाहता है, ऐसा लगता है। क्योंकि भारत तो इससे बहुत पहले भाग गया था। भारत ने